नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। इंडिया दल की अगली बैठक काफी ज्यादा चर्चाओं में है। कहा जा रहा है कि शुरुआती दो बैठक ने ही बीजेपी के होश उड़ा दिए और आपने देखा होगा किस तरीके से अभी हाल ही में गैस सिलेंडर के दामों में जो कटौती की गई उसको लेकर खबरें सामने आने के बाद ही इंडिया दल के कुछ नेताओं ने निशाना साधा कि अभी तो दो ही बैठक हुई है और दो बैठक में गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम हो गए। अभी तो आने वाले वक्त में बैठक और भी होगी और ऐसे ही बीजेपी एक के बाद एक फैसले लेती जाएगी। केंद्र सरकार ऐसे फैसले लेगी जिससे जनता को ही फायदा होगा ताकि चुनाव में उनको वोट ना कटे। तो इसीलिए अब दामों में कटौती की जा रही है, यानी महंगाई को थोड़ा असरदार बनाया जाए ताकि लोगों की जेब पर असर न डाले, ताकि उनके वोट बैंक पर भी असर ना पड़े। तो ये सारी बातें सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही हैं, ऐसा इंडिया दल का कहना है। अब इंडिया दल की अगली बैठक जो होनी है 31 अगस्त को जमावड़ा लगेगा मुंबई में। 1 सितंबर को बैठक होगी। जो चर्चा हो रही है इस वक्त, जो हो रही है खबरें हैं, तो वहां पर कहा जा रहा है कि इस बार जो तीसरी बैठक है वो मुंबई में होगी। पहली बैठक पटना में हुई थी नीतीश के नेतृत्व में, वहां पर नीतीश कुमार ने सभी को आयोजित किया था। फिर इसके बाद दूसरी बैठक कांग्रेस के गढ़ कर्नाटक में हुई थी, जो अभी हाल ही में कर्नाटक जीता कांग्रेस ने, बेंगलुरु में बैठक बुलाई गई थी वहां पर। फिर इसके बाद तीसरी बैठक मुंबई में की जा रही है। अब मुंबई में होने वाली बैठक में कहा जा रहा है कि करीब 80 से 100 नेताओं की बीच संख्या रहेगी, विपक्षी नेताओं की, और 26 से ज्यादा दल हो सकते हैं। इसमें एक दल मायावती के भी शामिल होने को चर्चा थी कि बीएसपी भी शामिल होगी, लेकिन मायावती के आज आए ट्वीट ने यह बात साफ कर दी कि वो शामिल नहीं होगी। जो अफवाहें हैं वो सिर्फ अफवाहें तक ही सीमित रखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो सच साबित नहीं होगा, ना लोकसभा चुनाव ना ही विधानसभा चुनाव। अब जो तीसरी बैठक होगी उसमें क्या फैसले लिए जाएंगे? मुख्य रूप से जो बात की जा रही थी वो ये था कि इसमें संयोजक पद का और साथ ही साथ चुनाव समिति सदस्य की जो टीम होती है 11 सदस्य की, वो भी बनाई जाएगी और उसको कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम विपक्ष के बड़े नेता जैसे ममता बनर्जी हो गए, शरद पवार हो गए, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये सब मिलकर सुयोजित ढंग से इसको सुचारू रूप से सबके बीच इंप्लीमेंट करते नजर आएंगे। अब यही बात आती है कि तीसरी बैठक में क्या सिर्फ यही मुद्दे रहेंगे? करीब 5 ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा कि विपक्षी गठबंधन को कौन सुयोजित ढंग से संयोजक आगे चला सकता है। इस पर लालू यादव ने कहा था कि एक कोई संयोजक नहीं रहेगा, 3-4 राज्यों के लिए अलग अलग संयोजक बना दिए जाएंगे। अब मान लेते हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बन गए, लेकिन जो साउथ के क्षेत्र है वहां पर अगर जाएंगे तो वहां पर भाषा का भी थोड़ा बहुत बैरियर रहने वाला है, तो उसको ध्यान में रखकर अलग अलग संयोजक बनाए जा सकते हैं। वो ज्यादा बड़ा दिक्कत नहीं है, क्योंकि विपक्षी दल का यही कहना है कि हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, हमारे पास एक से एक शानदार नेता है, नीतीश है, शरद पवार है, अखिलेश है, केजरीवाल है, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपीए का नेतृत्व कर चुकी सोनिया गांधी हमारे पास है, तो उनको तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। लेकिन बात जब एनडीए दल की आती है तो एनडीए में 38 दल शामिल हैं और विपक्षी दलों में 26 पार्टियां, तो उसी को संख्या बढ़ाने को लेकर हर कोई कोशिश कर रहा है कि मतभेद और मनभेद को दूर रखते हुए तमाम विपक्षी पार्टियों को अपने साथ लाया जाए। इसीलिए बीएसपी को भी वापस कोशिश की जा रही थी कि उनसे कांटेक्ट करके किसी तरीके से उनको शामिल किया जाए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, पहला तो संयोजक, चेयरपर्सन, चुनाव समिति सदस्य टीम, ये सब तो रह गई। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। अब जैसे आप गौर करें कि महंगाई का मुद्दा उठा रखा है विपक्ष ने, लेकिन मान लेते हैं कि अभी 8 से 9 महीने वक्त बचा है या 4-5 महीने ही वक्त बचा है। उस वक्त के बीच अगर केंद्र सरकार कुछ अलग योजनाएं ले आई या उन्होंने दाम कम कर दिए, चुनाव जीत जाने के बाद दाम फिर बढ़ जाए, वो बात की बात है, लेकिन अभी दाम कर दिए तो जनता तो राहत महसूस करेगी ही। तो वो मुद्दे काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो मुद्दे भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा यहां पर एक फैसला रहेगा वो ये रहेगा सीट शेयरिंग का मामला। जैसा कि नीतीश कुमार एक योजना ला रहे थे, एक रणनीति ला रहे थे कि एक सीट पर एक प्रत्याशी रहे बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ एक प्रत्याशी इंडिया का रहे। तीसरा मोर्चा अगर मायावती बनाती या कोई बनाता है तो वो अलग बात है, लेकिन एनडीए के खिलाफ इंडिया का एक ही प्रत्याशी रहे। मान लेते हैं रायबरेली की सीट है, रायबरेली की सीट से सोनिया गांधी उतरती है, लेकिन उसी सीट से कभी कभार समाजवादी पार्टी भी अपना कैंडिडेट उतारती थी, कभी रालोद भी अपना कैंडिडेट उतारती थी। तो वो सीट से ऐसा रखेंगे कि इंडिया दल में अगर रालोद और समाजवादी पार्टी है और अगर कांग्रेस का प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिलते हैं तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का यहां पर जो दल रहेगा वो समर्थन करेगा कांग्रेस को, वहां पे कोई और प्रत्याशी नहीं होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीत पाना आसान रहेगा इंडिया दल के उस प्रत्याशी के लिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा सीट शेयरिंग का। अब इसके बाद अगले मुद्दे की बात करें तो अगला मुद्दा रहने वाला है यहां पर ईवीएम का। जैसा कि आपने अभी हाल ही में कुछ नेताओं के बयान भी सुने होंगे, उन नेताओं के बयान इस ओर इशारा कर रहे थे। अभी हाल ही में एक नेता का बयान बहुत वायरल हो रहा था कि आप किसी को भी वोट दो, वोट तो बीजेपी के पास जाता है।
ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हौसला डगमगा भी देती है कि इतनी मेहनत करा और ईवीएम की वजह से हम चुनाव हार जाएं। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम पर पूरा भरोसा रखिए, हम इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, ये हमारे हाथ में है और हम इस पर सही सुचारू ढंग से चुनाव कराएंगे। लेकिन कभी कभार ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं और ऐसे मुद्दे आप हर चुनाव के बाद देखते भी होंगे। लेकिन बीजेपी इन्हीं मुद्दों को कटाक्ष करते हुए कहती है, जैसे मान लेते हैं गुजरात चुनाव जब हुआ था वहां पर कांग्रेस पार्टी 77 सीटों पर थी, वही कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर आ गई थी, तो बहुत बड़ा ये नुकसान था। लेकिन बीजेपी ने आरोप ये लगाया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे कर्नाटक मध्य प्रदेश में, गुजरात में वो प्रचार करने आए नहीं। हार जाते हैं तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। यही बात अखिलेश यादव 2022 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद ईवीएम का मुद्दा उठा दिए थे। मायावती ने भी कहा कि बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। तो ईवीएम के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। इस पर चुनाव आयोग से बातचीत होगी, क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ नहीं, इसको लेकर कहा जा रहा था कि इसकी एक अलग टीम बनाई जाएगी जिसमें दिग्विजय सिंह को आगे करने की बात सामने आ रही थी। लेकिन इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है कि जीत की हैट्रिक कैसे रोकी जाए एनडीए की। जैसे मान लेते हैं एनडीए लगातार इंडिया दल में दरार डाल रहा है। ओम प्रकाश राजभर कभी अखिलेश यादव के साथ ही हुआ करते थे, ना सिर्फ ओम प्रकाश राजभर, उपेंद्र कुशवाहा हो गए नीतीश कुमार के साथी, आज यही सब साथी कई हद तक देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए दल में शामिल हो गए हैं। तो वही ताकत बढ़ रही है, जो ताकत विपक्ष की हुआ करती थी वो ताकत बढ़ रही है। तो दल बदल ना हो, नेताओं में मतभेद ना रहे, मनभेद ना रहे, किसी का कोई मनमुटाव ना रहे, उसको लेकर ध्यान रखने योग्य बातें होंगी। इसी के साथ साथ राहुल गांधी की बात कर ले तो उनको सांसद सदस्यता वापस मिल गई है। इस बैठक में एक सांसद के रूप में राहुल गांधी हिस्सा लेंगे और जो पूरी बैठक रहेगी उसमें राहुल गांधी शायद सांसद होंगे अगर गौर करें तो। अखिलेश यादव एक विधायक हैं, शरद पवार एक नेता के तौर पर जाने जाते हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं। और अगर उद्धव ठाकरे की तरफ देखें या हम अगर बात करें मायावती की तरफ बात करें जो इंडिया दल में शामिल भी नहीं है, या सोनिया गांधी की बात कर ले, सोनिया गांधी सांसद है लेकिन वो उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। नीतीश कुमार की बात कर ले तो वो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। तो जितने बड़े नाम है वो सांसद नहीं है, राहुल गांधी एक सांसद है। तो वहां पर से पीएम फेस को लेकर भी एक आसानी हो सकती है। केजरीवाल की बात कर ले, चाहे हेमंत सोरेन की बात कर ले, ममता बनर्जी की बात कर ले, ये सब अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री है, कोई सांसद नहीं है। तो उसको ध्यान में रखा जाए तो सांसद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये सब चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे बात की बात है, लेकिन राहुल गांधी इस वक्त सांसद कुर्सी वापस पा चुके हैं। इसके बाद एक और सबसे बड़ा मुद्दा यह रहेगा कि मोदी जो बार बार परिवारवाद और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं उसको भी रोकने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि परिवारवाद का जो टैग लगा है सपा पर, जेडीयू आरजेडी पर और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर, ये इन सबसे थोड़ा बचा जाए। जैसे कांग्रेस बची, कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आए कर दिया और वो परिवारवाद से नहीं है, वो जमीन से उठे नेता है, दलित नेता है, उनको जनता पसंद करती है कर्नाटक की, तो वो एक अलग छवि ला रहे हैं, एक अलग इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो परिवारवाद को खत्म करना होगा इन दलों को। तो ये कुछ बड़ी रणनीति इंडिया दल की बैठक में हो सकती है। सभी नेताओं का जमावड़ा लगेगा, वहां पर चर्चा होगी। इंडिया की जो अगली बैठक है उस पर सबकी नजर रहेंगी, क्योंकि अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ रही है तो ये ध्यान रखिए कि अगर इंडिया दल एनडीए के खिलाफ रणनीति बनाएगा तो मायावती को भी रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि बार बार कहा जाता है दिल्ली तक का रास्ता तय करना राजनीति का, तो उत्तर प्रदेश जीतना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। आपको क्या लगता है कि पीएम फेस कौन होगा विपक्ष का? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।